गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे थे सिल्वर वेडिंग। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, शादी की रजत जयंती, सिल्वर वेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम इसका आपको हम आपको स्टोरी आपको बता रहे थे। उसके बाद में हम इसके आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा हम आपको उसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक। तो पहले आप इसकी ये लेसन पूरा समझिएगा। देखिए, कहते हैं यहाँ तक आप बता दिया था मैंने आपको कि दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि मतलब फ्लैट ले लिया है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का वही पुश्तैनी घर रह जाता है। बस बच्चे तो ठीक ही कहते हैं ना। तो हमको मतलब एक मकान बना लेना चाहिए, क्योंकि किशन का जब तक रहे और उसके बाद रिटायर होने के बाद उनको कहाँ जाना पड़ा, और रिटायर होने के बाद में उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं गांव का, अब देखिए आगे लिखा है, गांव का पुश्तैनी घर जो था उनका, गांव का पुश्तैनी घर जो होता है टूट चुका है। पुश्तैनी मतलब पुराने ज़माने का जो दादा पड़ता तो कैसे प्राप्त होता है। तो गांव का पुश्तैनी घर टूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहाँ जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी उड़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब पुराने जो लोग रहते हैं ना, तो वो उनका अपने उस पर अपना अधिकार समझ लेते हैं। और वो यदि आज चाहें कि जाएँ हम लोग जाएँ और उनको ठीक ठाक करा करके हम रहें, तो समझ लीजिएगा क्या होगा, फिर लड़ाई दंगा मच जाएगा। तो बच्चे बहस में यह तर्क दोहराते हैं, तब उनमें से कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा। मतलब जब तक वो रिटायर होंगे, उनका बेटा कोई सरकारी नौकरी में आ जाए तो फिर उनको सरकारी मकान मिल जाए और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। बार बार यही कहते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से ही सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह किससे सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। उनमें तो एक की तरह सोचने वाले होते हैं। और कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को ये नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वे परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे उन्होंने हाथ जोड़े और असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। जहाँ पर महात्मा जी एक प्रवचन कर रहे थे। तो अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन जो था लगा नहीं। सच तो ये है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। मतलब इन कर्मकांडों को, मतलब ये जो कर्म करते हैं भगवान ईश्वर की प्रति, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रही। जैसे जैसे उम्र ढल रही है
वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने में लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उनसे कहते कि भाई लगना चाहिए। मन को कहते हैं भाई लगना ही चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना ही होगा। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ। नई पीढ़ी को राजपाट तुम दे दो, ये अपना घर द्वार जो भी है दे दो, और तुम भगवत भजन में लग जाओ। भगवत भजन में लग जाओ। जो भगवत राजपाट तुम लग जाओ। जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, अपनी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। कहते हैं बेचारे बैठे बैठे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ इन्हीं को दे दें और सब कुछ करते हैं, सब बड़े हो जाएं, सब अच्छे हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग मांगे तो आगे कुछ पूछें तो ठीक, नहीं पूछे तो भी ठीक है ना। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का। अपने मन में सोचते हैं मतलब, फिर उन्होंने अपने मन की भावनाओं को अपने मन की भावनाओं को छिड़क दिया। वे ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनने लगे। जब वो मतलब महात्मा जी जो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा या गीता की महिमा सुनो, तो सुनने लगे। मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछें, अहमदाबाद तो जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आ गया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। मतलब पैसा इतना है नहीं और वहाँ जाने की सोच रहे हैं। उनको बच्चों को बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूर समझते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध हो जाते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपकी बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारी बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नारा हमारा तो शायद ही ऐसा देखा ठहरा। मतलब साहब के लिए जो बोलचाल में प्रयुक्त किया जाता है इसे कहते हैं। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़ करके एक विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं। यहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के संग निरंगते। मैट्रिक पास करते ही वे दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के पद। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है, कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदास के से मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते। अगर जो तुमने देखा है, अब जो देख रहे हो उसको देखो, बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गमई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। मतलब गांव वालों, गमई मतलब होता है गांव वाले लोगों से सीखा हुआ था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार को बसाया नहीं, तो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनको बुढ़ापा खुद होने लगे हो। जैसे मतलब वो तो बुढ़ापा वो तो कुछ था ही नहीं, तुम भी वैसे मतलब वो बुढ़ापा होने लगे हो। मतलब उनकी बातों को तुम स्वीकार करने लगे। हाँ, तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे।
शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा था। हफ्ते में 2-2 दिन सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल गज़ल हुई और सैगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हो गया है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुम्हें बुढ़ियाकार ये बगैर बाहों का ब्लाउज पहनना, ये रसोई में दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे ऐसे ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। मतलब वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? घर में, परिवार में लगा हुआ था। सुबह सुबह संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, उनके परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। साथ ही वे अपने से भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर है। वानप्रस्थ के लिए त्रिस्ताब्द है। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। मतलब वानप्रस्थ तो लोग वन में चले जाते हैं ना, वानप्रस्थ वन में चले जाते हैं, और ये चाहते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने पुश्तैनी गांव चले जाएं, रिटायर होकर के गांव चले जाएं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाशी बुजुर्गवाल जो था किशनदाह के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे। किशनदाह के मतलब जैसा उन्होंने देखा उन्होंने उसको वैसा ही मान लिया, और ये कहकर उनकी तरह तरह की वे झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंसते थे। जब तक किशनदाह दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते थे। मतलब हमेशा एक ना एक दिन छोड़ करके उनके पास वो जरूर जाया। ठीक, स्वयं किशनदाह हर सुबह शहर से लौटते समय अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी कहना, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस बन रहा है। न भाऊ ऐसा कहना कभी भूलते, न यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदाह ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ शहर में ले जाना शुरू कर दिया, और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह मतलब रात को जल्दी सो जाओ, बेड पर जल्दी जाओ और सुबह जल्दी उठो। ठीक है ना? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। वही व्यक्ति जो होता है हेल्दी होता है और बुद्धिमान कहलाता है, जो रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदाह ने ये देखते जरूरी नहीं समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदाह से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाएं, कि किशनदाह कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदाह को घर और दफ्तर में के विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदाह की जो छवि उनके मन में बसी है वे सुबह की सैर को निकले किशनदाह की है। कुर्ते पजामे के ऊपर कानूनी गाउन पहनना, ऊपर विलायती टोपी लगाना, पाँव में देशी घड़ाऊ देहधार करना और हाथों में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लेकर के चलना। जब तक किशनदाह दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके परशिष्य और उत्साही कार्यकर्ताओं की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदाह के चले जाने के बाद उन्होंने ही कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। मतलब ये कहने का मतलब है कि किशन जो थे, क्या नाम है, किशनदाह और
यशोधर बाबू जो किशनदा के मतलब यशोधर बाबू के ऊपर किशनदा की जो परंपराएं हैं, जो उनके विचार थे, उनका पूरी तरीके से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और जो उन्होंने देखा उसी कर्तव्य पालन को उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। किशनदा के जाने के बाद उन्होंने कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज कर दिया। घर में होली गमाना है ना, और वो कहते हैं हुमायूं को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ये ऐसे ही काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में सीखी थी। उनकी पत्नी और बच्चों को इन योजनाओं पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया और कोई खास उत्साह नहीं रह गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद, क्योंकि मेरी समाज ही नहीं है तो समाज का सम्मानित पद कहाँ से मिलेगा। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह मांगी जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। लेकिन यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते। बच्चे उनकी कहें वो काहे को पत्थर की बच्चा उनके काहे को पत्थर की लकीर समझे, जो हम कह रहे हैं उनको पत्थर की लकीर क्यों समझे। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, इसके मन में जैसा आया वो करता ही चला गया, अपने मन की करता चला गया, है ना। लेकिन झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, पापा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते हैं, बात को आप जानते ही नहीं, वह आपसे क्यों पूछें, जो आप बात को जानते ही नहीं है, तो बताइए हम आपसे क्या पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। ये यदि बच्चे बोले तो अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू क्या कर, तू क्यों नहीं करता, इतना बुरा मचा। और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बच्चा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक रखते हुए ये भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा, एक नौकर रख लो और नौकर की तनख्वाह भी मैं ही दे दूँगा, ठीक। यशोधर बाबू को यही मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके रूप में उनके हाथ में, मतलब बेटा जो है अपना वेतन जो है उनके हाथ में नहीं रखे। ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंटेड ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुख से ही सही एक बार ऐसा कहता तो जिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, अपने से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना लिया।
अपना वेतन अपने ढंग से भैंस पर खर्च कर रहा है, कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा डाल रहा है, कभी डंडक बदलवा रहा है। लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, वह अच्छी रही। अब इसका एक नौकर भी रखो घर में। इसका नौकर होगा तो इसके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू घर वाले। काम सब अपने हाथ से ठीक भी होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर सुनती नहीं सुनती, मगर सुन नहीं सुनती, ये सुनकर वे चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर के यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जहां 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उस 3 में से कुल एक को अब तक वह सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाई डी पंत, यशो वाई हो गया, धर DH पंत, वाई डी पंत। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा हुआ है, वाई डी पंत। इस क्वार्टर में पहुंच करके आज वाई डी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टरों के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ फैली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म्स रिगार्ड्स टू योर फादर। ठीक, यशोधर बाबू एकदम से ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? अपने आप से क्वेश्चन, मतलब दूर से देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि आज मेरे क्वार्टर में क्या हो रहा होगा। उनका जनाब भी, उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया। जो करते होंगे ये लाड मोड़े, उनकी माया यही जाने। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी माया तो यही जाने। और अब यशोधर बाबू का ध्यान इस हो गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी थी। लड़की जीन्स और वगैरह बाहर का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो वाली है ड्रेस मुझे तो अच्छी मालूम नहीं होती, लेकिन वह भी जितनी ऐसी है कि हम इसे ही पहनती है। और पत्नी भी इसी की तरफदारी करती है, कहती है कि मेरे सिर पर पल्लू मैंने कर लिया, मैं तुम्हारे कहने से कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। अब यशोधर बाबू का ध्यान उस ओर गया जहाँ उनकी लड़की खड़ी है और पत्नी भी, तुम्हारी ये पतलून और सैंडो पहनने वाली ड्रेस मुझे तो अच्छी मालूम होती, मुझे तो समहाउ इम्प्रायर मालूम होती है, लेकिन वह भी ऐसी जिद्दी है कि सही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है वैसे पर पल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने से, समझे, मेरी बेटी तो वही करेगी जो ये दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली वह पत्नी इस समय होठों पर लागी और बालों पर हिजाब लगाई हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कह भी कहिए, कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को अच्छी मालूम नहीं पड़ती थी।
हार्दिक किसकी अजनबी लोगों की भीड़ देख करके यशोधर बाबू अंधेरे में ही दिख गए। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि पापा तो एलडीसी टाइप में ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग भी चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में दौलत का साथ उठाया। भीतर अभी पार्टी चल रही थी। उसके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे, मतलब बैठे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने खिड़की से सुनाया, पापा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे तक पहुँचे हैं। अभी तक मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी से के साथ कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रगुप्त तिवारी की, जो इसी साल MAS कर पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। जब से तुम्हारा बेटा भांजा लगता है, यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भाषा गैर सरकारी नौकरी वाला समझ में ना आता हो, तथापि ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 मासिक क्लास अराउंड एंड तुम्हारा मामूली बात नहीं है। इस तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में वह टिप्पणी की है। ये क्या हुई? मेरी तो समझ में नहीं आता है कि क्या जरूरत थी। ये भी उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही तरफ मार्गों के अनुसार बड़ा आगे बढ़ लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब छोटे बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उनका विरोध किया, और आज भी वे यही कहते हैं, इस पर बनी रोटी मुझे तो पहले जैसी नहीं लगती नहीं। तथापि वे जानते हैं कि गैस न होने पर वे इस नगर में चपरासी श्रेणी के मेहमान दिए जाते। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू कहते हैं, मेरी समझ में आज तक नहीं आया इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी बात नहीं है। गम और यह ठहरा इसी काम का। सुबह बना के पूरा रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा पानी में भरे, इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन में आता नहीं। मेरे मन में तो आता नहीं, मेरा पकड़ लेता है कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का मानो पानी पीकर अपने को धन समझते हैं। लंबा है। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इंद्रायल ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू भी नहीं आए, इसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी धूमधाम के। उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर लोगों ने केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मौजूद रहे। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 की हुई थी, और इस लिहाज से आज पूरे 25 साल पूरे हो गए। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया था, लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था, और मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को घर आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बास को भी बुला व्यवस्थित बनाऊँ। तो इस प्रकार से मतलब गिरीश जो है यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, जिनकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना धन संपन्न महिला मिला है ना। ओछेपन का कभी धनी मालूम नहीं होता है। तो भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। यशोधर बाबू ने
हसन ये जताने की कोशिश की कि भले ही सरकारी कमाई है तथापि विलायती थी दुनिया से भी भली भांति शादी की जा सकती है। भली भांति शादी की जा सकती है। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। जुगर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटों ने हाथ खींचा तो उसकी केक सीधा खड़ी होने से कोई शर्म नहीं। यहाँ से उसने पति को भी बुलाया। यशोधर भाभी को केक काटना बचकानी बात मालूम हो गई। जैसे बेटी उन्हें लगभग खींचकर ले गई, यशोधर बाबू ने कहा लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया था गिरीश ने उनकी इस आसानी स्पष्ट छवि कमरे में कहते और पत्नी से कहा गया कि मैं कल केक से मुँह इनकार कर दिया। पत्नी ने कहा मैं केक से और उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी एक लड्डू ही खा ले। भूषण ने एक मिनट उठाकर उसके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुई। उनका कहना था कि मैं अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने मिलाकर कहा तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए। आपकी वजह से हम लोग कब तक यहाँ रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। इतनी देर की ज़्यादातर मेहमान घर चले गए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे, कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम को 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी बैठक से मेहमानों की आवाजाही आती दिखाई दी। तब यशोधर बाबू पद्मासन लगाकर के बैठे। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रही। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कहते हैं कि भाऊ भाभी सब इसी जो कुछ हुआ सो मरते हैं। गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो अथवा गरीब, जो कुछ हुआ नहीं हो। हाँ, शुरू में और आखिर में हम अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। बहुत शुक्रिया। शाम की 15 मिनट की पूजा को 25 मिनट तक खींच लेने के बाद जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन का ध्यान लगाने बैठे। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से ये सिल्वर वेडिंग कहानी जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब जो बाकी जो बच गई है उसको हम कल नेक्स्ट डे पढ़ाने के बाद में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं तो आपको कल करवा देंगे। ठीक, बाकी बेटा थैंक यू।